आज इस वीडियो में हम जैविक कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैविक कारक का अर्थ होता है वे कारक जो व्यक्ति के अंदर जन्म या उससे पहले से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद होते हैं और बाद में व्यक्ति के अंदर असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। जैविक कारक मनुष्य के सामान्य और असामान्य दोनों ही तरह के व्यवहारों में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं, अतः यहाँ पर इनका अध्ययन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्ययनों के आधार पर हम इन जैविक कारकों को 5 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं और ये 5 कारक हैं: आनुवांशिक कारक या जेनेटिक डिफेक्ट्स, शरीर गठनात्मक कारक या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, तीसरा है जैविक रासायनिक कारक या बायोकेमिकल फैक्टर्स, नेक्स्ट है मस्तिष्क के दुष्क्रिया या ब्रेन डिसफंक्शंस एंड लास्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेस मॉडल। ये पांचों कारक जो है वह व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार से असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानेंगे कि आनुवांशिक कारक किस प्रकार से असामान्य व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जा सकते हैं। पहला जो कारक है आनुवांशिक कारक, जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने माँ बाप से एक जेनेटिक कोड प्राप्त होता है। यह जेनेटिक कोड व्यक्ति के पूरे जीवन काल में उसके व्यवहार को निर्धारित और विकसित करता है। अतः यदि इस जेनेटिक कोड में किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो व्यक्ति के अंदर असामान्य व्यवहार उत्पन्न होने की तीव्रता बढ़ जाती है। और जेनेटिक डिफेक्ट्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो गुणसूत्रीय असामान्यताएं और दूसरा है दोषपूर्ण जीन्स। गुणसूत्र क्या होता है? बेसिकली गुणसूत्र व्यक्ति के सेल न्यूक्लियस के अंदर एक जंजीर नुमा आकृति होती है जिसके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। यह जंजीर नुमा आकृति जो कि क्रोमोसोम कहलाती है, हर व्यक्ति अपने माँ बाप से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव करता है। इनमें से जो प्रथम 22 पेयर होते हैं, ये पेयर्स व्यक्ति के साधारण विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, परंतु जो 23वां वाला जोड़ा होता है वह व्यक्ति के सेक्स को या यौन को निर्धारित करता है। अतः पहले 22 जोड़े जो हैं वो ऑटोजोम्स कहलाते हैं और 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। यदि इन क्रोमोसोम्स की संख्या या स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति के अंदर असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 23 एक्सेट्रा। यहाँ पर ट्राइसोमी 13 का मतलब है कि जो 13वां जोड़ा है क्रोमोसोम्स का, उस जोड़े के अंदर एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ब्रेन डिसफंक्शंस होने की समस्या हो सकती है और साथ में ही बच्चे के अंदर विभिन्न असामान्यताएं भी विकसित हो सकती हैं। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे ट्राइसोमी 21 का। इसके अंतर्गत भी जो एक क्रोमोसोम्स का 21वां जोड़ा होता है, उसके अंदर भी एक अतिरिक्त क्रोमोसोम मौजूद रहता है जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है वह डाउन सिंड्रोम जैसे समस्या से ग्रस्त होता है और डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का मेंटल रिटार्डेशन होता है। स्ट्रक्चर या संख्या में किसी प्रकार के दोष होने से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है फॉल्टी जीन्स। बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप से बच्चों के अंदर फॉल्टी जीन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बीमारी माँ बाप को है वह बीमारी बच्चों में भी आ जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जीन्स हमारे इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि एकाकी और भ्रांत
सूत्रीय जुड़वा बच्चों के अध्ययनों से भी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एकाकी जुड़वा बच्चे आपस में 100% जीन्स शेयर करते हैं। अतः यदि इस एकाकी जुड़वा बच्चों के एक सदस्य को कोई समस्या उत्पन्न होती है और वही समस्या दूसरे सदस्य को भी उत्पन्न होती है, तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं जीन्स जो हैं वह उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जा सकते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत दूसरा जो कारक है वह है शरीर गठनात्मक कारक। शरीर गठनात्मक कारक को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, शरीर गठन या फिजिक, और दूसरा है शारीरिक विकलांगता या फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप भी दो तरह की हो सकती है, जन्मजात या पर्यावरणीय हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे शरीर गठन की या फिजिक की। सबसे पहले शेल्डन ने शरीर के प्रकार और उससे संबंधित मानसिक विकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। उनके अनुसार 3 प्रकार की बॉडी होती हैं। एक होती है एंडोमॉर्फी, दूसरी मेसोमॉर्फी और तीसरी एक्टोमॉर्फी। उनका ये मानना था कि एंडोमॉर्फी वाले व्यक्ति छोटे और मोटे होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर मूड स्विंग्स और मैनिक डिप्रेसिव जैसी समस्याएं तीव्र गति से उत्पन्न होती हैं। दूसरा जो प्रकार था वह मेसोमॉर्फी था और इस प्रकार के व्यक्ति ना तो बहुत लंबे, ना बहुत छोटे, ना बहुत पतले और ना ही बहुत मोटे होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल फिट होता है। परंतु ऐसे लोगों के अंदर अपराध और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या हम कह सकते हैं कि समाज विरोधी गतिविधियां करने की संभावना अधिक हो जाती है। तीसरा जो प्रकार है वह है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फिक टाइप जो होते हैं ये लोग पतले शरीर के होते हैं और इनकी लंबाई भी अधिक होती है। यह लोग स्वभाव से बड़े चिड़चिड़े होते हैं, अतः इनके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स होने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ अध्ययनों से ये पता चला है कि यदि व्यक्ति फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है तो भी उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फिजिकली अनअट्रैक्टिव होने से व्यक्ति के अंदर फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, एंजाइटी और अन्य मानसिक विकृतियां पनपने लगती हैं। अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि शरीर का जो आकार है, उसकी जो बनावट है, वह भी व्यक्ति के अंदर मानसिक विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। जैसा कि एक अध्ययन किया गया था नेपोलियन एंड यंग के द्वारा 1980 में, और उनका ये मानना था कि जो लोग फिजिकली अनअट्रैक्टिव होते हैं उनमें मानसिक रोग तेजी से पनपते हैं, जैसे उनके अंदर फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, निराशा, चिंता आदि जल्दी उत्पन्न होती है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वह है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता भी फिजिकल अपीयरेंस से ही संबंधित है। अतः यहाँ पर यदि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता हो जाती है तो वह भी व्यक्ति के अंदर एक नकारात्मक सोच विकसित कर देती है, जो उसके अंदर आगे चलकर काफ़ी समायोजन संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। तो हम यह देख सकते हैं कि 2 प्रकार की शारीरिक विकलांगताएं हो सकती है, एक जो जन्मजात होती है और दूसरी जो इन्वायरमेंटल हो सकती है। जन्मजात विकलांगताओं को हम कोजेनाइटल हैंडीकैप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय यदि गर्भवती महिला को किसी प्रकार की बीमारी या इन्फेक्शन हो जाता है या सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो उसकी वजह से जो उसके अंदर भ्रूण पल रहा है, उस भ्रूण के अंदर दोनों तरह मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो वह भी व्यक्ति के अंदर असामान्य व्यवहार उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल
माने जा सकते हैं। तो ये थे हमारे शरीर गठनात्मक कारक। और अब